नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। क्या हमें हार्ट अटैक आ सकता है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ सकती है? आज इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हार्ट अटैक के कारण क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारे फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स या हार्ट अटैक के कारण हम 3 भाग में उसे बांट सकते हैं। पहला है कि जब कभी भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डायरेक्टली इंजरी पहुंचती है, उस समय हमें हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक आ सकता है। इसके 3 महत्व के कारण हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, दूसरा है धूम्रपान यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर फैमिली में हमारे माता पिता को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को भी हार्ट अटैक आया है तो हमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे भाग में आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है, पहला है मोटापा यानी कि ओबेसिटी, दूसरा है डायबिटीज़ और तीसरा है हाई इंसुलिन लेवल्स। अगर आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हाई है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस माना जाता है और उससे हमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ सकती है। तीसरे भाग में आता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कारण है, पहला है इन्फेक्शन। वो आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जैसे कि कोविड में हमने देखा कि कोविड के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक आए। इसी के साथ साथ जो दूसरे वायरस है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है या आर्थराइटिस के वायरस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और इसके कारण हमें कार्डियोवास्कुलर इंजरी हो सकती है और हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा कारण है नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में जो होते हैं, जैसे कि सोरियासिस है, स्किन की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम्स है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में प्रोड्यूस करती है और इन बीमारियों के कारण वो हमारे इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करती हैं। तीसरा कारण है हाई शुगर लेवल्स। जब कभी भी हमारे शरीर में शुगर लेवल्स हाई होते हैं, ये शुगर जो भी केमिकल्स हमारे शरीर में आते हैं, शरीर के बाहर से आते हैं, उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं, जिसे हम ग्लाइकेशन कहते हैं। और ये जो ग्लाइकेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं ये बड़े हार्मफुल होते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। मेरे पिछले वीडियो में कि बीमारी कैसे होती है, इसमें मैंने 2 महत्व के कारण बताए थे। एक था इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा था इन्फ्लेमेशन। मैंने इन्फ्लेमेशन पे भी कई वीडियो बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में बताऊँगा कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी कि मोटापा या डायबिटीज़ है या इंसुलिन फास्टिंग लेवल आपके ज़्यादा आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर इन्फ्लेमेशन है यानी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कुछ और कारण से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती। ये दोनों चीज़ें यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन, इसके कई सारे टेस्ट मैंने अपने पुराने वीडियो में बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 2 महत्व के टेस्ट बताऊंगा जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेशन चल रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रहा है जिसके कारण हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंजरी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जानने के लिए, अगर आप मोटापा आपको नहीं है और अगर आपको डायबिटीज़ भी नहीं है तो आप एक फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स करवा सकते हैं। अगर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स हाई है तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ भी हो सकता है और कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी रहता है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हो, ऑलरेडी मोटापा है, तो ये मान के ही चलना है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको शरीर में इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर में गिना जाता है, वो है हाई सेंसिटिव CRP। अगर हाई सेंसिटिव CRP आपका बढ़ा हुआ आता है तो जो कोई भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन चल रहा है वो
इन्फ्लेमेशन आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमें कैसे मैनेज करना है? अगर आपको डायबिटीज़ और मोटापा है तो उसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें वो सारी सावधानी बरतनी है जो हम डायबिटीज़ में करते हैं, या फिर वेट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मेरे पुराने वीडियो में ये सारे उपाय बताए हैं जिससे हम हमारा वेट भी कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ भी कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। दूसरा आता है इन्फ्लेमेशन, यानी जब कभी भी हमें वायरल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, आर्थराइटिस हो या कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी हो, तो हमें इंटरमिटेंटली यानी बीच बीच में हमें हाई सेंसिटिव CRP करके देख लेना चाहिए जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन साइक्लिकल चलता है। कभी ये बिल्कुल ठीक हो जाता है तो कभी ये बिल्कुल बढ़ जाता है। तो जब कभी भी ये बढ़े तो तब हमें ये हाई सेंसिटिव CRP करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा हाई सेंसिटिव CRP ज़्यादा आता है तो हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो और हाई सेंसिटिव CRP भी बढ़ा हुआ है, ये दोनों चीज़ें एक साथ में जब मिल जाती है तो हार्ट अटैक आने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो इलाज के तौर पे अगर आपको सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस है किसी कारण से, तो ये माना जाता है कि आप प्री डायबिटिक हो या ऑलरेडी डायबिटिक हो, और उसके लिए हम मेटफॉर्मिन नाम की जो टैबलेट है जिसे हम एंटी डायबिटिक तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन उसके कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है जिसके कारण ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाता है और ना के बराबर भी रह सकता है। अगर हमें किसी कारण से वायरल बीमारी हुई जैसे कि इन्फ्लुएंजा या खांसी, सर्दी, जुकाम जो लंबे समय तक रहता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होने वाली बीमारियां हैं, और अगर ये लंबी खींचती है तो हमें हाई सेंसिटिव CRP ज़रूर से करना चाहिए। और अगर ये बढ़ा हुआ आता है और अगर आपको साथ में रिस्क फैक्टर भी है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके स्टैटिन नामक दवाइयाँ हैं जैसे कि अटारोस्टैटिन है या रोजुवोस्टैटिन है, ये अपने डॉक्टर को संपर्क करके आप शुरू कर सकते हो, और डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाइयाँ शुरू करनी है। आमतौर पे हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें एक चेस्ट पेन होती है, एक सीवियर चेस्ट पेन होती है, स्वेटिंग होती है या फिर सांस फूलने लगती है। लेकिन जिन लोगों को ये वायरल के से इन्फेक्शन होता है उन लोगों में ये मैंने देखा है कि उन्हें टिपिकल चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होता है। आमतौर पे वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, और वो कह नहीं पाते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि जहाँ पे मरीज़ कह नहीं पाता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, अनकंफर्टेबल लगा है, रेस्टलेसनेस लग रहा है, तो हो सकता है उसे हार्ट अटैक आ रहा हो। और उसका अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि वो अगर डायबिटिक है और उसके साथ साथ अगर उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, थोड़े दिन पहले कोई बुखार आया है, खांसी सर्दी हुई है या किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी सिम्टम हो या अनकंफर्टेबल लग रहा है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके एक ECG ज़रूर से निकालना, और ECG के साथ साथ कार्डियक एंजाइम्स करना भी अनिवार्य है। इससे अगर हार्ट अटैक आ भी रहा हो तो हम उसे बचा सकते हैं ट्रीटमेंट देके, और उसकी आगे की कार्यवाही भी कर सकते हैं। अगर हमने हार्ट अटैक को जल्दी पकड़ में आ गया तो हो सकता है सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही हमारा हार्ट अटैक ठीक हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 या 2 नॉडी में ब्लॉकेजेस हैं तो हम एंजियोप्लास्टी से भी उसे ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आप अपना ख्याल ज़रूर से रखें। जय हिंद।